हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जो कि जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखी गई एक आर्टिकल है, मतलब एक लेख है, जिसमें कंपेरिजन किया गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं और यूरोप के अंदर जो बच्चे की परवरिश होती है, उस दोनों के बीच में जो है दोनों का जो है कंपेरिजन किया गया है, दोनों का जो है तुलना किया गया है। तो इसका ये दूसरा भाग है। इससे पहले के भाग हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो भी देखें, और साथ में जो है इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर आपका जो अच्छा आर्टिस्ट तक का जो भी वीडियो है, वो इसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बना हुआ है, आप उससे जाकर पहले देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अ चाइल्ड इज़ बॉर्न को, और फिर उसके इसमें जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे पूरी पैराग्राफ को और समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, और साथ में जो भारी वर्ड मीनिंग है उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 से। This birth was virtually unattended. This birth was virtually unattended. ये जो जन्म था वस्तुतः यानी कि वास्तव में अप्रत्याशी यानी कि नायाब था। अनअटेंडेड का मतलब हुआ कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, अनअटेंडेड कहते हैं, ठीक है। और वर्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, वस्तुतः, ये जो है इसका मतलब होता है। हमने पहला पार्ट में बताया था कि एक जो है ग्रेजुएट लेडीज़ थी, जो कि जर्मन ग्रीर जो लेखिका है इस चैप्टर के, उसकी दोस्त थी, और उसके साथ जो है मतलब हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का बर्ताव किया गया कि वो 2 रोज़ के अंदर जो वहाँ से भाग गए। तो यही जो है लेखिका कहती है कि ये जो पैदाइश थी बच्चे की, माँ ने जो जन्म दिया था बच्चे को, वो वर्चुअली अनअटेंडेड था, मतलब कि ये अपने आप में बिल्कुल नया था, नायाब था, अप्रत्याशी था, ठीक है। उसके बाद लेखिका कहती है इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी। अब देखिए टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी और नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी को समझिए। देखिए टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जिसके अंदर हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी पे होती है। जैसे हमारे गांव के अंदर हम लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं तो हल चला के भी खेती बाड़ी कर लेते हैं, या खुद से जो है धान की बुआई कर लेते हैं। लेकिन जो जैसे अमेरिका के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर गेहूँ की बुआई हो, कटाई हो, इसमें हर जगह मशीन यानी टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग होता है। तो वो सोसाइटी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो उसे टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, और वो सोसाइटी या समाज जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी का बहुत कम या ना के बराबर इस्तेमाल हो उसे नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं। जैसे हमारा जो इलाका है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, तो इस इलाकों को कहता है। तो लेखिका कहती है कि इस इलाके के अंदर मतलब कि नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, उल्लेखनीय आकस्मिक घटना को छोड़कर, बर्थ इज़ ऑलवेज अटेंडेड, या जो जन्म होता है वो समय जो जन्म के समय में जो क्या होता है कि उसमें भाग लिया जाता है। मतलब माँ जो होती है लड़की की, जो गर्भवती महिला होती है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसके आस पड़ोस की रहने वाली जो महिलाएं होती है, बाहर में जो है उसके भाई या उसके जो पिताजी हैं वो बाहर रहते हैं कि इमरजेंसी केस में जो है उसको मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। तो इस तरह की जो है रहती है। सारे लोग जो है एक बच्चा पैदा करना यानी एक बच्चे को जो है जन्म देना, समझिए कि एक उत्सव के तौर पे हमारे जो इलाके हैं नॉन टेक्नोक्रेटिक इलाका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, ये सब जो है, ये सारा इलाके के अंदर बच्चे का जो जन्म होता है वो क्या होता है, वो जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे हमेशा बच्चे के जन्म में जो है जो परिवार के सदस्य होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, या घर के जो चाहे वो मेल फैमिली मेम्बर हो या फीमेल फैमिली मेम्बर हो, सब जो है इसमें भाग लेते हैं। इस तरह से अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट, ये किताब है जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से छपती है। आप इस नंबर पे 9065829862 पे जो इसके लिए अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो है पूरी किताब का ट्रांसलेशन रहता है, और साथ में जो प्रोनाउंसिएशन, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रोनाउंसिएशन भी इसके अंदर रहती है, उच्चारण भी। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि दिस बर्थ इज़ वर्चुअली अनअटेंडेड, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा वर्चुअली अनअटेंडेड।
तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करने के पर्पज़ से ये किताब बहुत अच्छा है। देखिए हमारे जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उसको दो प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि पढ़ने नहीं आता है, तो इसमें जो आपको जो प्रोनाउंसिएशन दे देने से फ़ायदा ये हो गया कि आपको पढ़ने आ जाता है, आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप पढ़ सकते हैं पूरी किताब को। दूसरी चीज़ के अंदर ये है कि पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है और आसान और सिंपल भाषा में, ये गूगल ट्रांसलेशन नहीं है, ये ह्यूमन ट्रांसलेशन है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप अगर टीचर हैं तब भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए पैराग्राफ नंबर 3 को देखते हैं। क्लियरली, साफ तौर पर, इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। ये साफ है, साफ तौर से ये पता है कि जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है, नवजात शिशु उसको कहते हैं, और जो माँ है उसकी जो मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। ट्रेडिशनल बर्थ यानी कि घर पे जो बच्चा पैदा होता है, मतलब घर पे रह के जो बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको ट्रेडिशनल बर्थ कहते हैं। तो इसमें जो है माँ और बच्चे का ये साफ है, ये क्लियर है, ये हकीकत है कि माँ और बच्चे की जो पैदाइश के समय जो है मृत्यु दर जो होता है वो ग्रेटर होता है, बहुत ही अधिक, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। बट इन आवर एंजाइटीज़ टू अवॉइड दैट, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एंजाइटी का मतलब होता है कि हमारी जो चिंता होती है उसको कहते हैं। तो एंजाइटीज़, और जो अवॉइड का मतलब होता है किसी से चीज़ से परहेज करना, जैसे यू शुड अवॉइड द वाइन, मतलब कि आपको शराब से परहेज करना चाहिए। तो अवॉइड करना, परहेज करना, बचना। तो हमारी जो लेखिका कहती है कि ये बात सही है कि जो ट्रेडिशनल बर्थ होता है उसमें बच्चे और माँ की जो मृत्यु दर अधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन क्या है यहाँ देखिए, बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड दैट, लेकिन मौत से बचने के प्रति हमारी चिंताओं ने, we may have destroyed the significance of experience for the vast majority of who live। शायद हमने एक विशाल जन समुदाय के अनुभव के महत्व को नष्ट कर दिया है जहाँ वे रहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि लेखिका कहती है कि हम, ये बात सही है कि जो बच्चे होते हैं, ट्रेडिशनल जो बर्थ होता है उसमें बच्चा और माँ जो है मर जाती है, अधिक संख्या में मरती है हॉस्पिटल के अंदर की तुलना में। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम लोग इस डेथ को बचाने के लिए हम लोग क्या किए कि हमने जो है, जो विशाल समुदाय है, बाय लार्ज समुदाय जो कि ट्रेडिशनल बर्थ को जो है सो पसंद करते हैं, उसके जो अनुभव के जो महत्व है उसको नष्ट कर दिया। देखिए आप जो है, आप जो कोई गर्भवती महिला है तो उसका हॉस्पिटल के अंदर जो है देखभाल ज़्यादा होगा कि घर के अंदर देखभाल ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल के अंदर नहीं होता। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स है जो कि आपको भी देख रही है, 10 मरीज और है उसको भी देखती है। घर के अंदर क्या होता है कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है, आपकी माँ जो गर्भवती महिला होती है उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसके घर की जो फीमेल लेडीज़ होती है वो घर के अंदर जो है उसकी पूरी 24/7 क्या करती है, उसकी मदद करती है। लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर जो है इस तरह का नहीं हो पाता है। उसके बाद लेखिका जो है अब अपना एक एग्जाम्पल देते हुए कहती है, नो वन वुड डिनाई दैट, कोई भी इनकार नहीं करेगा कि ईच इन्फेंट, हर शिशु जो बच्चा होता है, एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज़ ट्रेजिडी, कि जो विशेष रूप से जो हर शिशु जन्म संबंधी जो मृत्यु होती है वो त्रासदी होती है। मतलब कि कोई आदमी है आपके घर के अंदर या हमारे घर के अंदर और एक गर्भवती महिला है, हम लोग मान रहे हैं कि हमारे घर में एक नया मेहमान आएगा और अचानक डेथ हो जाती है, तो ये एक जो है ट्रेजिडी, मतलब एक त्रासदी से कुछ कम नहीं होता है। टू बी प्रिवेंटेड, रोका जाए, ऐसा मतलब लेखिका भी कहती है कि इसे रोका जाए, इसे जो है रोक दिया जाए। इफ़ एट ऑल पॉसिबल, अगर ये सब संभव हो तो। नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्टिक केयर, ऐसा नहीं है कि आधुनिक प्रसूति देखभाल जो है, मतलब देखिए ऑब्स्टिक का मतलब वो जो हो गया, मतलब कि जहाँ पे गर्भ से रिलेटेड, मतलब जो गर्भवती महिला से रिलेटेड जो विभाग होता है मेडिकल लाइन का, उसको ऑब्स्टिक डिपार्टमेंट कहते हैं। तो लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न जो समाज, जो आधुनिक जो प्रसूति विभाग है उसकी देखभाल विच हैज़ डेवलप इन द हॉस्पिटल सेटिंग, जो अस्पताल परिसर में विकसित हुआ है यानी कि बना हुआ है, हैज़ बीन एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल, कम से कम अधिकांश रूप से जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि ये एक हवा पैदा कर दिया गया है कि घर पे जो बच्चा जो का पैदा होना
इससे जो है माँ और बाप को जो है माँ को जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जच्चा और बच्चा मतलब जो बच्चा और जो गर्भवती महिला होती है उसकी मृत्यु दर अधिक होती है। लेकिन लेखिका ये भी कहती है कि इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ मेंबर है उसकी लापरवाही, जैसा कि आपने पहला पार्ट में देखा होगा, एक जो इनकी दोस्त थी जो ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी थी और वो सारा चीज़ कर रही थी, फिर भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो इतने मतलब अननेचुरल थे कि उन्होंने जो है सो बच्चे का स्तनपान नहीं कराने दिया और जो है सो ये मानने से इनकार कर दिया कि वो जो लास्ट लेबर पेन में चल रही है, मतलब कि जो दर्द होता है प्रसव का उसके लास्ट स्टेज में चल रही है। तो इससे लेखिका ये कहती है कि हमारी जो हॉस्पिटल की जो सेटिंग बनी हुई है उसके अंदर क्या होता है कि घर पे जन्म देने से ज़्यादा तकलीफ होता है हॉस्पिटल के अंदर। फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन द बोथ मैटरनल और प्रीनेटल मोर्टेलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले आधी सदी से मृतक और प्रसव पूर्व मृत्यु दर दोनों में नाटकीय कमी आई है। क्यों कमी आई है कि मॉडर्न मेडिसिन आ गई है जिसकी वजह से जो है कमी आई है, इसमें जो है जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में कमी आई है। बट लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये अवश्य नहीं है कि प्रिजर्व टू क्वेश्चन, सवाल को विकृत या घुमाया जाए, यानी प्रिवर्स कर दिया जाए। प्रिवर्स का मतलब करना मतलब घुमा देना, किसी चीज़ को उल्टा कर देना, तो उसको जो क्या कहते हैं प्रीवर्स कहते हैं, ठीक है। प्रिवर्स मतलब घुमाना या उल्टा कर देना। तो लेखिका कहती है ये बात सही है, हम ये भी मानते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर हॉस्पिटल मॉडर्न मेडिकल साइंस आ जाने की वजह से बहुत सारा जो जच्चा बच्चा उसकी मोर्टेलिटी रेट यानी उसकी जो मृत्यु दर है वो कम हुई है, लेकिन बात को घुमाना नहीं चाहिए। क्या घुमाना नहीं चाहिए? वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, कि हमारी वर्तमान प्राथमिकता शुड बी टू डू रीच मिनिमम फिगर ऑफ प्रीनेटल मोर्टेलिटी एट एनी प्राइस, कि किसी भी कीमत पर जन्मों उपरांत मृत्यु दर को न्यूनतम आंकड़े तक पहुंचाना चाहिए। यानी कि लेखिका सवाल करती है कि क्या ये मेडिकल साइंस का सिर्फ ये मतलब है कि जो भी हो जाए, चाहे जो भी तकलीफ से गुजरना पड़े, जो भी परेशानी से गुजरना पड़े, बस इतना है कि जो जच्चा और बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ और जो गर्भवती महिला थी उसको बचा लेना, बस इतना ही हमारी प्रायोरिटी है, या फिर इससे भी अधिक हमारी प्रायोरिटी है? तो लेखिका कहती है व्हेन दिस इंक्लूड, जब इसमें शामिल होता है गिविंग अप थिंग विच फ्री ह्यूमन बीइंग, चीज़ों जो मनुष्य को मुक्त करने में मदद करती है, हैव ऑफ्टन फेल टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, अक्सर अधिक महत्वपूर्ण महसूस होता है, देन देयर ओन सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के तुलना में। मतलब लेखिका ये कहने की कोशिश करती है जच्चा बच्चा को सिर्फ मेडिकल में जाके सिर्फ बचा लेना यही बड़ी जो है काबिलियत नहीं है या बड़ा करामत नहीं है। इसके अंदर आदमी की जो है क्या है कि अपनी खुद की जो है एक अपनी खुद की जो खुद का भी एक महत्व होता है। बच्चा पैदा करना ठीक है, बचा लेना, उसकी अस्तित्व को बचा लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन अपना भी एक महत्व होता है जिसको फुलफिल करना चाहिए। सच एज, जैसे कि फ्रीडम, आज़ादी, टू लिव देयर ओन लाइफ, अपनी खुद की ज़िंदगी जीना। मतलब ये नहीं कि अब एक बच्चा पैदा करने कोई गर्भवती महिला आई है तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाए, इतना एंटीबायोटिक दे दिया जाए, इतना उसके ऊपर ऑपरेशन करके उसकी पूरी जो जान है उस सारी जान को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे आप देखिएगा जब आप देखिएगा कि जो बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है उसके अंदर जो महिला होती है उसको 2 से 3 बच्चा नहीं हो पाता है, मतलब कि उसे 2 से 3 के बाद उसको कहा जाता है बंद कर देने के लिए, मतलब उससे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि महिला की जो शरीर होती है वो उस काबिल रहती नहीं है, इतना उसके ऊपर जुल्म किया जाता है उस शरीर के ऊपर कि महिला की जो शारीरिक क्षमता है वो पूरी की पूरी विनाश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे कि जो गर्भवती महिला है जिसका जो है ऑपरेशन से जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये होता है कि उसमें मोटापा इतना आ जाता है कि फिर वो जो है सो उसका चलना फिरना दोबर हो जाता है। तो लेखिका यही सवाल उठाती है कि सिर्फ बच्चा को किसी भी कीमत पे बचा लेना ये चीज़ नहीं होती, उसके साथ साथ महिला जो बच्चा पैदा करी है उसकी भी आज़ादी है, उसका भी अपनी ज़िंदगी है, उसे भी अपनी ज़िंदगी को जीने का हक है जो मेडिकल साइंस इसको छीन रहा है। देयर ओन वे, अपनी मर्जी, एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू, कि व्यक्तिगत विकल्पों को अपने मूल्य के अनुरूप बनाए रखना है। यानी ये जो अधिकार है महिला का, जो महिला को देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, इन मैनी सोसाइटीज़, बहुत से समाज में, वीमेन स्टिल, महिला अभी भी, गो फॉर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस टू मैरिज टू लिव विथ मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड ब्रदर। मतलब कि बहुत से समाज के अंदर क्या होती है, गो फॉर्थ, चली जाती है,
फ्रॉम देयर मदर हाउस, अपने माँ के घर से, एट मैरिज, जैसे ही शादी होता है तो उसमें वो क्या करती है, चली जाती है, टू लिव विथ मदर इन लॉ, यानी अपनी सास के साथ रहने के लिए, एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड ब्रदर, और उसका जो हस्बैंड है, उसका जो भाई है, उसकी जो पत्नी है, उसके साथ रहना स्टार्ट की। जैसे यानी कि लेखिका यही कहती है जो हमारे समाज के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए शादी होता है तो शादी के बाद क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपने माँ का घर को छोड़कर, जिसमें पली बड़ी रहती है 18-20 साल 25 साल जो भी है, उसको छोड़कर क्या करते हैं, अपने जो ससुराल चली जाती है, वहाँ पे अपनी सास के साथ रहने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, और हस्बैंड की जो वाइफ होती है, जो हस्बैंड के ब्रदर, जो हस्बैंड का जो ब्रदर होता है उसकी जो वाइफ होती है उसके साथ जो है रहने के लिए चली जाती है। बहुत सारी सोसाइटी में, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, चाहे इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल, बर्मा, भूटान, इसके अंदर यही होता है कि लड़की जो है अपने मैके से अपने ससुराल चली जाती है। इट इज़ टूरिज़्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव विज्ञान का सच है, ये हकीकत है कि इस तरह होता है। दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली, कि ऐसी महिला अपने परिवार यानी ससुराल की सदस्य तब तक नहीं बनती है, अनटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड, जब तक वो बच्चा पैदा कर नहीं लेती है। मतलब कि ये महिला जब ससुराल जाती है अपने माँ बाप को छोड़कर, तो उस सदस्य तक उसमें उस ससुराल में तब तक उस घर की जो है एक सदस्य नहीं बन पाती है, या उसका सदस्य नहीं समझा जाता है जब तक उसको एक बच्चा पैदा न हो जाए। इफ़ वी कंसिडर, अगर हम लोग विचार करें, दैट कि इन सच सोसाइटी, ऐसे समाज में, मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज, कि शादियां जो है अक्सर अरेंज होती है। जिस समाज में इस तरह की प्रथा है उसके अंदर जो अक्सर शादी होती है वो क्या होती है, अरेंज मैरिज होती है। मतलब कि एक तरफ से लड़की का बाप और एक तरफ से लड़का का बाप, दोनों मिला, बात किया, जो भी लेन देन है, और उसके बाद उसमें शादी होती है। इस तरह की अरेंज मैरिज होती है इस तरह की सोसाइटी के अंदर। इट इज़ अंडरस्टेबल दैट, ये समझने लायक है कि द ब्राइड टू लॉन्ग फॉर द चाइल्ड, दुल्हन जो होती है, जो महिला जो ससुराल में जाती है बहू बन के, बहुत लंबे समय तक बच्चे के लिए, हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज सी विथ हर ओन मदर, जो ठीक उसी के लिए, ठीक उसके लिए उसी तरह से घनिष्ठ संबंध के साथ इंतजार करती है जैसे वो अपनी माँ के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो ससुराल महिला होती है वो अपने बच्चे का जो इंतज़ार करती है, मतलब उसकी जो लॉन्गिंग होता है, उसकी जो चाहत होती है बच्चे के प्रति, उतना ही होती है जिस तरह उस जो बहू है उसकी माँ जो है उसके आने की चाहत रखी हुई थी, मतलब इंतज़ार कर रही थी। मतलब कहने का मतलब कि जितना जो है उस लड़की की माँ उसकी चाहत में जो है इंतज़ार कर रही थी 9 महीना या 10 महीना, उसी तरह ये जो लेडीज़ होती है जो बहू बन के जाती है उस घर के अंदर, उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी इसी तरह से जो है इंतज़ार करना पड़ता है, उतनी चाहत रखनी पड़ती है। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर इज़ दैट, इस तरह की रस्म रिवाज की जो व्याख्या पश्चिमी देशों के अंदर यह है कि दे आर बैकवर्ड, क्रूअल एंड रॉन्ग, वे पिछड़े, क्रूर और गलत हैं। देखिए यहाँ पर गलत क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि हमारी माँ हमसे, मतलब एक बहू है और उस बहू की माँ जो है, मतलब लड़की की माँ, उसके लिए उसके आने का इंतज़ार करना, उसको उसकी राह तकना, उसको प्यार से जो है दुनिया में लाना, और फिर वह उसी तरह से जो लड़की है, एक बच्ची हुई, उसका शादी हुआ, शादी होने के बाद फिर भी वो अपने बच्चे के लिए जो है उतनी ही ममता, उतनी ही प्यार, उतनी ही जो है सो ममता के साथ जो है उस बच्चे की इंतज़ार कर रही है। तो क्या ये बैकवर्डनेस हो गया, क्या ये यानी कि ये पिछड़ापन हो गया, या ये क्रूएल का मतलब होता है जो क्रूरता जो होती है उसको कहते हैं, या फिर ये गलत है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये प्रथा बनी हुई है ये क्या है, ये गलत है, क्रूरता से भरा हुआ है और पिछड़ेपन की निशानी है। इट इज़ अज्यूम दैट, ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउस, यानी दंपति का मतलब हुआ कि पति और पत्नी के बीच में जो यौन संबंध होता है, हम बिस्तरी होता है, एक जो है रिश्ता होता है, आर प्रोफंक्शनरी एंड एक्सप्लॉयटिव, मतलब जो है असावधानी पूर्वक किया हुआ काम और शोषणकारी है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये मानते हैं लोग कि जो अरेंज मैरिज होता है उसमें जो शादी होती है तो उसमें जो है लड़की जो होती है उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसके ऊपर जो है ये शोषण का जो एक जरिया है जो समाज के अंदर अपनाया जाता है। एंड दैट ऑल मदर इन लॉ आर इनजस्ट एंड वेंडिक्टिव,
और ये सभी जो सास है वो अन्यायपूर्ण होती है और ईर्ष्यालु होती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज के अंदर जो ये प्रथा है जिसके अंदर एक सास अपने बहू को ला कर रखती है, उसमें ये सारी समाज के अंदर जो है क्या हो रही है, ये सास जो होती है वो बहुत ही जो है ईर्ष्यालु होती है और बहुत ही अन्याय करती है अपनी जो है बहू के ऊपर। ऐसा नहीं होता है। बाय एंड लार्ज आप देखिएगा तो 90% जो सास होती है, 95% जो सास होती है वो अच्छी होती है और ज़िंदगी गुजरता है। अगर हमारे समाज का ये जो रस्म होता अगर ख़राब होता है कि सारी की सारी सास एकदम ईर्ष्या करने लगती और सारी की सारी सास जो है अन्याय करती अपनी बहू पे, तो क्या ये जो हमारा एक हजारों साल से ये प्रथा चलती आ रही है, ये प्रथा ख़त्म नहीं हो जाती, टूट नहीं जाती? जैसे हमारी सती प्रथा थी, सती प्रथा के अंदर एक लड़की को जलाया जाता था। हमने सोचा समाज के अंदर कुछ समय चला, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। इसी तरह से ये प्रथा हमारी ख़राब नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं, हर इंसान की एक सोच होती है। जब तक आप किसी सोसाइटी में रह के नहीं जीते हैं तब तक आपकी सोच जो है बदलती नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज़ इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, नारीवादियों के रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई में से एक है हु आर नॉट चौबनिस्टिक, जो क्रांतिकारी या अंधभक्त नहीं है। मतलब वो नारीवादी जो एकदम अंधभक्तों की तरह एकदम पीछे पड़ गया, मतलब एक ही चीज़ को किसी ने बोला उसको ग्रहण कर लिया और उसी को जो है सारी जगह पे फैला देना, उसे हम जो है अंधभक्ति कहते हैं। तो अगर हमारी जो नारीवादी महिला है, जो नारी की आवाज़ उठाती है और अगर वो अनभक्ति नहीं करती है, वो फैक्ट पे बात करती है एंड वांट टू लर्न फ्रॉम द वीमेन, और महिलाएं जो हर समाज की अलग अलग रहती है उससे सीखना चाहती है, हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी, जो अभी भी महिला प्रधान समाज के भीतर रहती है। एंड यूरोप समाज के अंदर जो महिला प्रधान समाज है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो महिला है वो अधिक है पुरुष की तुलना में, मतलब वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुष की संख्या कम है। तो एक जो पुरुष प्रधान समाज यानी हमारा जो देश हुआ वो, और जो महिला प्रधान समाज जो कि यूरोप का देश है, उसके बीच में जो रहती है वो क्या करती है, देखिए, इस टेंडेंसी टू दोज वीमेन टू विड्रॉ इनटू साइलेंस अपोजिशन, यानी क्या करती है, प्रवृत्ति उन महिलाओं की मौन विरोध के साथ पीछे हट जाना होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लेखिका कहती है कि हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी बात उस महिला पे डाल देते हैं, और जो महिला, जैसे अगर मान ली इंडियन कोई महिला जाती है, वो चाहती है कि ये जो प्रथा है, ये जो सामाजिक है, हमारे जो अरेंज मैरिज है, या फिर जो हमारी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, जो प्रथा है, वो सही है, वो बताना चाहती है। लेकिन वो क्या करती है, यूरोप की महिला एक अपने से पहले से जो है दिमाग में बैठाई हुई है कि ये जो प्रथा है वो ख़राब है, गलत है। तो वो क्या करती है, जब इंडियन की महिला जाकर उसको समझाने की कोशिश करते हुए ये सारी महिला उस पर टूट पड़ती है, जिसकी वजह से वो महिला जो क्या होती है, मौन धारण कर लेती है, मतलब कि रुक जाती है। जब उसकी बात सुनी नहीं जाती तो वो मौन के साथ, विरोध करने के साथ वो पीछे हट जाती है, मतलब उस तरह की जो है जो फोरम होता है उस फोरम में नहीं जाती है। When participating in international flora conduct in language which they cannot speak with fluency, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भाग लेने इस तरह की महिला, जैसे इंडिया की महिला गई, विच दे कैन नॉट स्पीक विद फ्लुएंसी, जब वो इस तरह की भाग लेने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेने जाती है, जो आयोजित किया जाता है, इस तरह का इंटरनेशनल जो फोरम होता है वीमेन राइट्स के लिए, तो उस तरह जो आयोजित किया जाता है उस भाषा में जिसमें वो प्रवाह के साथ नहीं बात कर सकती। मतलब कि देखिए, इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंस होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा। हमारी जो राष्ट्रभाषा है क्या है, हिंदी है, तो हम तो इंग्लिश के अंदर धारा प्रवाह बात नहीं कर सकते हैं। तो जब उस तरह की जो बात होती है, वीमेन ऑफिसर ऑफ द सूडान गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट, अब एग्जांपल देते हुए कहती है कि एक सूडान की जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल थी, एक सरकारी कोई मुलाजिम थी, जो औरत थी, उसने कहा कि दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बात आपको बताया, मैंने बताया कि उसके अंदर क्या होता है कि वो जो यूरोपियन महिला एक कॉन्सेप्ट अपना गढ़ ली है और उसी कॉन्सेप्ट को क्या करती है, दूसरे पे थोपने की कोशिश करती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो महिला थी सूडान की रहने वाली, वो वहाँ जाना छोड़ दिया उस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? इवन दाउ द ट्रीज वेयर ट्रीमेंडस ट्रीट, भले ही जो यात्रा होती थी बाहर जाने का, उस फोरम में जाने का, वो ज़बरदस्त सैर सपाटों से भरा होता था, एकदम अच्छा, मतलब सैर सपाटे का अच्छा जो मौका था, फिर भी जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ नहीं जाती थी। क्यों?
बिकॉज दे वे आर ट्राइड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ इंस्टीड ऑफ बी कंसल्टेड, क्योंकि वो परामर्श के बजाय अपने जीवन के बारे में बात कर करके थक जाती थी, इसकी वजह से वो जो है महिला वहाँ नहीं जा पाती थी। तो इस तरह से जो है आपका दूसरे पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।